Students, in today's video we are going to read about the types of budgetary deficit. So difference between the receipt and expenditure of both revenue and capital nature is known as budgetary deficit. It can be shown by the following formula, that is budgetary deficit equal to total expenditure minus total receipts. तो इनके बीच का डिफरेंस, टोटल डिफरेंस गवर्नमेंट ने कितना किया हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना किया हुआ है और उनके टोटल रिसिप्ट क्या है, इसका जो डिफरेंस होगा वो बजटरी डिफिसिट कहलाएगा. तो ये 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज रेवेन्यू डिफिसिट. तो रेवेन्यू डिफिसिट क्या है? एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स. यानी जो उनका एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है और रिसिप्ट कम है. इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस हो रहा है टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स से, इसे कहा जाएगा रेवेन्यू डिफिसिट. Revenue deficit shows the status of the present income and expenditure of the government, and it tells that the receipts of the government are so less that it is incapable of meeting the expenditure required for a normal functioning of various government departments and provisions. It should be remembered that revenue deficit is expressed in the form of percentage of gross domestic product. तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में स्टडी की है. रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हमने क्या पढ़ा था? टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आते हैं और इनको कलेक्ट करने के लिए कई सारे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं. तो जहाँ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है और रिसिप्ट्स कम है कि गवर्नमेंट अपने नॉर्मल फंक्शनिंग वर्क भी प्रॉपरली नहीं कर पा रही है, तो उसको रेवेन्यू डिफिसिट कहा जाएगा. और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसको एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज फॉर्म में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में. Implications of revenue deficit. So following are few implications of revenue deficit budget. First one is revenue deficit in the budget implies that the government is not able to fulfill its routine and recurring expenditure. तो revenue deficit अगर बता रहा है यानी गवर्नमेंट अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर को भी करने में अब सक्षम नहीं है. Next is government is obtaining this saving, that is government is using the saving of other sectors of the economy for financing its consumption expenditure. यानी गवर्नमेंट के दूसरे सेक्टर्स के पास जो भी सेविंग्स है उसका वो यूज कर रही है. थर्ड, गवर्नमेंट इज मीटिंग इट्स रेवेन्यू डिफिसिट थ्रू कैपिटल रिसिप्ट्स, दैट इज बोरोइंग एंड disinvestment. Next one is owing to revenue deficit when capital receipts are used for making additional consumption expenditure, then there is fear of emergence of inflation in the economy. Along with this, borrowing make an increase in future liabilities in the form of loans and interest. This will have a further adverse impact on revenue deficit in the future and it will increase even future. तो जब भी ये रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो कैपिटल फॉर्मिंग तो उस समय हो नहीं रही है, लेकिन लोन हम ले लेते हैं तो उस पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो आगे जाके इन्फ्लेशन की कंडीशन बनती है और साथ में लाइबिलिटीज भी बियर अप होती है. Next is a revenue deficit is an indicator for the government that either it should reduce its expenditure or it should increase its income. तो रेवेन्यू डेफिसिट अगर बजट में आ रहा है तो ये गवर्नमेंट के लिए इंडिकेटर है कि आप या तो अपने गवर्नमेंट के खर्चे एक्सपेंसेस कम करें या फिर
किसी भी तरह से अपनी इनकम को बढ़ाएं। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। तो हमने अभी पढ़ा कि डिक्लाइन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट जो कई तरह के एक्सपेंडिचर करती है जो अनप्रोडक्टिव या अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उनको कम करें, साथ ही साथ इंक्रीज इन रेवेन्यू, अपनी इनकम को बढ़ाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट रिच पर्सन्स पर हायर रेट पर टैक्स लगाती है या टैक्स बेस को और एक्सपेंड करके अपनी इनकम बढ़ाती है। अब हम देखेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट क्या कहलाएगा? द अमाउंट विच रिमेन्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ असिस्टेंस and subsidies provided for the creation of capital asset from revenue deficit is known as effective revenue deficit। यानी जब हमने रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस किस चीज को कर दिया, जो हमने कैपिटल एसेट्स के फॉर्मेशन में कई तरह की सब्सिडीज वगैरह दी थी, उनको हम माइनस कर देते हैं, तो वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहलाती है। अब हम देखेंगे फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट refers to the total difference in resources in context to access the total expenditure of the government over and above its revenue receipts, subsidies and non-debt capital receipt. This concept exhibits total indebtedness of the government. तो फिस्कल डिफिसिट क्या कहलाएगा? कमी क्या हो रहा है यहाँ पे? हम लोगों ने जो अभी रेवेन्यू डिफिसिट पढ़ा था उसमें केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन फिस्कल डिफिसिट की कंडीशन अगर आ रही है, फिस्कल डिफिसिट अगर बजट में शो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे जो टोटल एक्सपेंडिचर हैं उसमें से माइनस क्या किया जा रहा है? सभी रेवेन्यू रिसिप्ट्स को, सब्सिडीज को, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट को, सबको माइनस करने पर जो कंडीशन आती है वो फिस्कल डिफिसिट की आती है। और फिस्कल डिफिसिट हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से इंडेप्टनेस में घिरी हुई है, यानी उसके ऊपर बहुत सारा लोन या लाइबिलिटीज अभी चढ़ी हुई हैं। इन ब्रीफ, sum of total budgetary deficit and borrowings and other liabilities is known as fiscal deficit। तो अगर कभी फिस्कल डिफिसिट की कंडीशन आती है तो गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है जिससे फिस्कल डिफिसिट से बचा जा सके? तो उसमें फर्स्ट है बोरोइंग फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। तो गवर्नमेंट लोकल पीपल से बोरो करती है, कमर्शियल बैंक से बोरो करती है। Second is borrowing from abroad. Under this, the government obtain loans from the foreign government and from international financial institution like World Bank, International Monetary Fund. Third one is deficit financing system. Under this, government issue treasury bills which are purchased by the Reserve Bank of India in exchange of cash money, that is RBI creates new currency। तो थर्ड पॉइंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 3 टाइप से गवर्नमेंट जो फिस्कल डिफिसिट की कंडीशन आती है उसको ठीक करने की कोशिश करती है। लेट्स रीड अबाउट इट्स इम्पैक्ट्स ऑन आवर कंट्री और आवर गवर्नमेंट। तो फर्स्ट वन इज डेब्ट ट्रैप। तो हमने अभी पढ़ा कि अगर फिस्कल डिफिसिट की कंडीशन आती है तो हम बोरो करते हैं, तो बोरो कभी भी सही नहीं होता। इट क्रिएट्स द विसियस सर्कल ऑफ फिस्कल डिफिसिट एंड रेवेन्यू डिफिसिट वेयर इन गवर्नमेंट टेक्स एडिशनल लोन टू रिपे द अर्लियर लोन। एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट इज कॉट इन ए डेब्ट ट्रैप। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेशन। In case of fiscal deficit, government borrow from Reserve Bank of India in large amount which the bank fulfills by creating new currency. This leads to increased money supply due to which inflation spread in the country.
तो क्या कंडीशन आ रही है, इन्फ्लेशन की कंडीशन क्यों आ रही है? क्योंकि गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक को कहा था कि वो न्यू करेंसी क्रिएट करे, और इससे क्या हो रहा है कि मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन की कंडीशन आती है। थर्ड वन इज एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। In case of a fiscal deficit, government increasing borrows money from the market, there is possibility of increase in interest rate due to excess demand of money, which has a adverse impact on investing environment. Third one is partial use. Entire amount of fiscal deficit, that all the borrowing are not available for the development of the economy, because if a part of it goes to payment of interest, only a certain part of it is available for expenditure. तो जो भी अमाउंट ये फिस्कल डिफिसिट के समय बोरोइंग के थ्रू मिल रहा है, लोन्स के थ्रू मिल रहा है, पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट डेवलपमेंट वर्क के लिए यूज नहीं कर पाती है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा किसमें चला जाता है, उसको रीपे करना पड़ता है इंटरेस्ट में, कुछ हिस्सा ही उसको मिल पाता है, जिससे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वर्क कर पाती है, और इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ जाता है हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट वन इज अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। तो अनप्रोडक्टिव क्यों हो रहा है? क्योंकि डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट कंडीशन में अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, and this is an indicator that government's expenditure on interest payment, subsidies, transfer payment and on government machinery is on a rise. तो इसके लिए measures क्या है कि fiscal deficit को कैसे reduce किया जाए? First one is increase in tax receipt. By making improvement in tax system, the government should increase its income from taxes, और इसके लिए गवर्नमेंट कई तरह की पॉजिटिव टैक्स पॉलिसीज बनाती है और अपने टैक्स बेसिस को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट वन इज रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट जो भी सब्सिडीज वगैरह देती है तरह तरह की चीजों पे, वो सब्सिडीज और अननेसेसरी फैसिलिटीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को जो दी जाती हैं उनका रिडक्शन करना, जिससे पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया जा सके। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को रीऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, जिससे वो प्रोडक्टिव और प्रॉफिट ओरिएंटेड बन सके। डिसइन्वेस्टमेंट का वर्क किया जाता है। मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर मीटिंग करंट एक्सपेंसेस, रादर इट शुड यूज टू रीपे ओल्ड लोन्स। नेक्स्ट इज ब्लैक मनी। तो गवर्नमेंट फॉरेन बैंक से क्या करती है कि जो भी ब्लैक मनी वहां पे है उनको अपने कंट्री में वापस लाने की कोशिश करती है। साथ ही साथ ब्लैक मनी के क्रिएशन पर बैन भी लगाती है। फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज करती है, जिससे कि जो फिस्कल डिफिसिट की कंडीशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो ये कुछ मेजर्स हैं जिसके थ्रू फिस्कल डिफिसिट को रिड्यूस किया जा सकता है। थर्ड टाइप ऑफ डिफिसिट इज प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट refers to difference between fiscal deficit of current year and interest payment on the previous borrowing. फॉर्मूला क्या है? प्राइमरी डिफिसिट इक्वल टू फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो जो करंट ईयर में है उसमें जो भी इंटरेस्ट पे किया गया है प्रीवियस बोरोइंग के लिए, उनका डिफरेंस कहलाता है प्राइमरी डिफिसिट। इनके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? फर्स्ट, इट इंडिकेट्स दैट हाउ मच गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। A low or zero primary deficit indicates that interest commitments have forced the government to borrow, and primary deficit is the major reason of fiscal deficit. In fact, excessive interest payment on old loan is responsible for current fiscal deficit. So, in order to reduce this, it is important to repay old loan as soon as पॉसिबल। तो इसके थ्रू हमें
गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क कर रही है, अब फिस्कल डिफिसिट की कंडीशन क्या है, इसका पता लगाया जा सकता है। और इसके थ्रू, प्राइमरी डिफिसिट के थ्रू हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें जल्दी से जल्दी हमारे ओल्ड लोन को पे कर देना चाहिए। लेट्स रीड अबाउट द प्रोसीजर ऑफ बजट। तो इसमें प्रोसीजर में मेन 5 प्रोसीजर होते हैं। फर्स्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ बजट, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, थर्ड जनरल डिस्कशन, फोर्थ वोटिंग, फिफ्थ एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट। प्रिपरेशन ऑफ द बजट, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं अपने अलग अलग बजट बनाते हैं, फिर उनको इकट्ठा किया जाता है, उनका एक्सपेंडिचर क्या है, किन की कहाँ से कितनी क्या इनकम होती है, सारे स्टेटमेंट्स लाए जाते हैं। तो ये इस तरीके से वेरियस डिपार्टमेंट्स एक साथ वर्क करके फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट ये वर्क करना शुरू करता है। बिफोर प्रिपेयरिंग द बजट, नॉर्मली इन द मंथ ऑफ सितंबर, द चेयरमैन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स and ministries are informed and asked to provide an estimation of income and expenditure of their respective department for the forthcoming year. These estimates normally sent into 2 forms, that is those estimate which are associated with current income and expenditure, and which estimate associated with new source of income and new items of expenditure. Next procedure is presentation of budget. After preparation of the budget is presented in front of Parliament, usually on the last working day of February. There are 2 houses in Indian Parliament. We all know that Lok Sabha and Rajya Sabha. A budget is presented on the same day and on same time in both houses, unless the budget is presented by Finance Minister in Lok Sabha. All it details are kept confidential. तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कब होता है और कौन करता है। तो वर्किंग डे जो भी होगा, लास्ट वर्किंग डे फरवरी का, उस दिन बजट प्रेजेंट किया जाता है और जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा में बजट प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद होता है जनरल discussion. After 2 or 3 days of the speech of the finance minister, general discussion is conducted on the budget. During this discussion, the members of parliament have the right to criticize the economic and monetary policies of the government, but they do not have the right to forward any proposal or to propose for voting. और जनरल डिस्कशन होने के बाद फिर वोटिंग होती है। There are 2 types of item with the viewpoint of voting: items not eligible to vote and items eligible to vote. तो इस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वोटिंग होने के बाद फिर अप्रूवल किया जाता है कि किसको कितना जो एलिजिबल वोट आइटम्स है वो काउंट करके। और अगर कभी ये वोटिंग के समय बजट पास नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में गवर्नमेंट को रिजाइन भी करना पड़ सकता है। इफ ए मेंबर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ ए स्पेसिफिक मिनिस्ट्री, ही कैन प्रेजेंट द कट मोशन, and in fact objective of this motion is to criticize the functioning of ministry. And last one is execution of the budget. तो जैसे ही फाइनेंस बिल पास हो जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम टैक्सेस इज डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी. Various departments and ministries spend an accepted amount according to the rules of the financial year. The functioning of controlling the finance of the government of India is done by 3 institutions, that is Estimate Committee, Audit Department, Public Account Committee and Committee of Public Undertaking. तो ये सभी एक साथ वर्क करना फिर स्टार्ट कर देते हैं कि जिस तरीके से जो बजट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग सभी को जो रिक्वायरमेंट है
वो दिया जा सके। कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो इस तरीके से पूरा बजट का प्रोसीजर होता है।